नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी साथियों का एक स्मार्ट स्टडी पर। साथियों, अब तक हुए रेलवे एएलपी के पेपर के आधार पर आज के इस वीडियो में आरआरबी जेई और टेक्नीशियन के लिए साइंस का क्लास देखेंगे। आज के इस वीडियो में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो 70 क्वेश्चंस रहेगा, बिल्कुल रेलवे के नए सिलेबस और नए पैटर्न के आधार पर। जो अभी एएलपी का पेपर हुआ उसमें जिस टाइप से क्वेश्चंस पूछे गए, किन किन टॉपिकों को जहाँ ज़्यादा महत्व दिया गया, उन्हीं टॉपिकों को लेकर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज के इस वीडियो में कवर करेंगे। तो ये क्लास आज आपको कंप्लीट देखना है बिना स्किप किए हुए। हमेशा की तरह मैं बहुत ही कम समय में क्लास आपको करवाऊंगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चंस कराऊंगा। अब से डेली आपके क्लासेस आएंगी जेई और टेक्नीशियन के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट साइंस का, तो उनको आपको जरूर देखना है। चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। और आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, दूध को दही में स्कंदित करने वाला एंजाइम कौन सा होता है? ध्यान से देखिएगा, दूध को दही में स्कंदित करने वाला जो एंजाइम है वो कौन सा है? ध्यान से देखिए, करेक्ट आएगा रेनिन। साथियों देखिए, हमारे पेट में जो जठर रस होता है ना, जठर रस, आपने पढ़ा होगा इसके बारे में, जठर रस। ये जो जठर रस होता है ना साथियों, ये क्या करता है, जठर रस में ही ये रेनिन नामक एंजाइम पाया जाता है, याद रखना, जो कि दूध को पचाने में सहायता करता है। याद रखिएगा। तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए, रेनिन। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा क्रिस्टली ठोस नहीं है? देखिए, इनमें से कौन सा क्रिस्टली है जो कि भाई ठोस नहीं है, सॉलिड नहीं है, ये आपको बताना है। बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। आप लोग मन में आंसर सोच सकते हैं, बिल्कुल मन में आंसर सोचिए कि आखिर क्या आंसर हो सकता है, उसके बाद राइट आंसर तो आपको पता ही चल जाएगा। तो देखिए, इनमें से कौन क्रिस्टली ठोस नहीं है? ठोस की बात करें तो नमक भी ठोस है, शर्करा भी ठोस है, कॉपर सल्फेट भी ठोस होता है, लेकिन रबड़ जो है ये आपका ठोस नहीं है। इस हिसाब से इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इनमें से कौन सा क्रिस्टली ठोस नहीं है? तो आप बोलोगे सर रबड़ ठोस नहीं है। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से नाइट्रोजन और फास्फोरस की अधिक सांद्रता के कारण क्या होता है? देखिए, नाइट्रोजन और फास्फोरस की अधिक सांद्रता के कारण क्या होता है? तो क्षारता होता है ना, ये अम्लता बिल्कुल नहीं होगा, क्षारता। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा, क्षारकीय। याद रखिएगा। मरकरी क्या है? मरकरी को आप क्या बोलते हैं साथियों? मरकरी यानी पारा। तो देखिए, जो मरकरी होता है ना, इसे हम क्या बोलते हैं? तो द्रव धातु बोलते हैं। राइट होगा ऑप्शन नंबर बी। मरकरी क्या है? तो एक प्रकार का द्रव धातु है। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर बी, द्रव धातु। नेक्स्ट है, भापांगर गैस किसका मिश्रण है? साथियों आपको बता दें, देखिए इस क्वेश्चन का आंसर तो आपका हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस। इसको हम जल गैस के नाम से भी जानते हैं, ये आपने पढ़ा होगा, ठीक है। और कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन गैस का जो मिश्रण होता है उसको बोलते हैं प्रोड्यूसर गैस। चलिए ये तो हो गई। आपको एक बात बता देते हैं, यहाँ देखिए साथियों, टेक्नीशियन और जेई में साइंस बहुत ज़्यादा मैटर करेगा आपके मेरिट बनाने में, क्योंकि देखिए टेक्नीशियन में 40 नंबर का साइंस पूछेगा और आपके जेई में 30 नंबर का साइंस है, ठीक है। तो इसको हल्के में बिल्कुल भी मत लेना। याद रखना, भापांगर गैस किसका मिश्रण है? तो भाई कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का, माफ करना, देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिए, नेक्स्ट है, कठोर जल से कैल्शियम और मैग्नीशियम निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कठोर जल से कैल्शियम और मैग्नीशियम को निकालने की जो प्रक्रिया है इसको बोलते हैं जल मृदुकरण। जल मृदुकरण, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है, जल मृदुकरण। अगला क्वेश्चन है, कपड़ों तथा बर्तनों को साफ करने के लिए प्रयुक्त डिटर्जेंट में क्या होता है? कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिएगा ध्यान से। तो भाई कपड़ों तथा बर्तनों को साफ करने के लिए जो डिटर्जेंट प्रयुक्त होता है वो क्या होता है? तो वो होता है सल्फोनेट। याद रखिए, सल्फोनेट है ना। कपड़ों तथा बर्तनों को साफ करने के लिए जो प्रयुक्त डिटर्जेंट होता है वो होता है सल्फोनेट। आगे देखिए, शुष्क बर्फ किसका ठोस रूप है? ड्राई आइस, हजारों बार मैंने आपको पढ़ाया है, आपने खुद पढ़ा है कि शुष्क बर्फ ये किसका ठोस रूप होता है? आप बोलोगे सर कार्बन डाइऑक्साइड का। राइट है ऑप्शन नंबर बी, कार्बन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है, पानी में लटके हुए कोलाइडी कण, इसको डबल स्टार मार्क कर लीजिए आप साथियों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। पानी में लटके हुए कोलाइडी कण किस प्रक्रिया से हटाए जा सकते हैं? तो पानी में लटके हुए जो कोलाइडी कण होते हैं उसको किस प्रक्रिया के द्वारा आप हटा सकते हैं? आप बोलोगे सर स्कंदन के द्वारा। बिल्कुल करेक्ट है ऑप्शन नंबर ए, स्कंदन। याद रखिएगा। नेक्स्ट है
देखिए, सुक्रोज के जल अपघटन से क्या बनता है? बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, याद रखिएगा। सुक्रोज के जल अपघटन से क्या बनता है? ग्लूकोज और फ्रक्टोज। क्या बनता है? ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनता है। राइट है ऑप्शन नंबर सी। सुक्रोज के जल अपघटन से क्या बनता है? तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन प्रदूषण नहीं फैलाता है? चलिए देखते हैं। रबड़, तो भाई रबड़ का जलना ये तो प्रदूषण फैलाएगा, पेट्रोल का जलना ये भी फैलाएगा, सौर ऊर्जा का प्रयोग ये प्रदूषण नहीं फैलाएगा। यानी इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ओनली ऑप्शन नंबर सी। सौर ऊर्जा के प्रयोग से प्रदूषण नहीं फैलता है। नेक्स्ट है, मामूली कट जाने पर फिटकरी रक्तस्राव को रोक देती है, इसका कारण क्या है? मान लेते हैं मामूली ब्लेड वगैरह से कहीं अगर आप कट जाते हैं और वहाँ पर अगर फिटकरी रख देते हैं तो जो रक्त बहता है वो रुक जाता है। इसका कारण क्या है? किस कारण से ऐसा होता है? तो ये भी स्कंदन के कारण। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, स्कंदन। अगला है, जल के उपचार में चारकोल का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? चारकोल का प्रयोग पूछा है, किस रूप में किया जाता है? ध्यान से देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भाई जल के उपचार में चारकोल का प्रयोग अधिशोषक के रूप में किया जाता है साथियों, अधिशोषक के रूप में। यह भी क्वेश्चन आप स्टार मार्क कर लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भाई जल के उपचार में चारकोल का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? आप बोलोगे सर अधिशोषक के रूप में किया जाता है, अधिशोषक के रूप में। अगला क्वेश्चन है, किसी गैस को द्रव में बदलने के लिए सबसे सरल विधि कौन सी स्थिति में होती है? देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसी गैस को द्रव में बदलने के लिए सबसे सरल विधि कौन सी स्थिति में होती है? तो याद रखिए, कम तापमान और उच्चतम दाब में। किसी भी गैस को द्रव में बदलने के लिए सबसे सरल विधि होती है कम तापमान और उच्चतम दाब, यानी करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए। फिर से पढ़िए, क्लास में ही क्वेश्चन याद हो जाने चाहिए। किसी गैस को द्रव में बदलने के लिए सबसे सरल विधि कौन सी स्थिति में होती है? तो कम तापमान पे और उच्चतम दाब में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ है जो अत्यंत प्लास्टिक है? देखिए इनमें से कौन सा पदार्थ है जो अत्यंत प्लास्टिक है? तो यह मृतिका आपको दिख रहा होगा ऑप्शन नंबर डी में। तो मृतिका जो होता है यह अत्यंत प्लास्टिक होता है, करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर डी, मृतिका। वर्तमान मानव जाति में कृषि और सभ्यता का प्रारंभ संभवतः हुआ है किसके निकट से? तो देखिए, वर्तमान मानव जाति में कृषि और सभ्यता का प्रारंभ जो है यह संभवतः हुआ है अफ्रीका के नाइल नदी के निकट से। अफ्रीका के नाइल नदी के निकट से क्या हुआ है? तो वर्तमान मानव जाति में कृषि और सभ्यता का प्रारंभ संभवतः, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह महाद्वीप जहां मानव से संबंधित जीवाश्म सबसे अधिक मिले हैं, वह कौन सा महाद्वीप है साथियों? जहां मानव से संबंधित जीवाश्म सबसे अधिक मिले हैं, आप बोलोगे सर अफ्रीका महाद्वीप में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, अफ्रीका। कीवी पक्षी पाया जाता है किसमें या कहाँ? तो देखिए, कीवी पक्षी की बात की जा रही है, कीवी पक्षी कहाँ पाई जाती है? आप बोलोगे सर ये न्यूजीलैंड में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी, याद रखना, कीवी। कीवी जो पक्षी है ये कहाँ पाई जाती है? तो न्यूजीलैंड में पाई जाती है। निम्नलिखित में से कौन अंडे देता है और सीधे बच्चे नहीं देता है? यानी इनमें से कौन सा एक अंडा देने वाला प्राणी है, सीधे वो बच्चा नहीं देता है? देखो करेक्ट होगा एकीडना। एकीडना जो होता है ये अंडा देने वाला प्राणी होता है, तो राइट आएगा ऑप्शन नंबर ए। बाकी कंगारू से ही व्हेल ये सभी बच्चा देते हैं ना। आगे देखिए, विज्ञान की किस शाखा में भूगर्भ विज्ञान और जंतु विज्ञान की समागम है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। तो विज्ञान की किस शाखा में भूगर्भ विज्ञान और जंतु विज्ञान की समागम होता है? याद रखिएगा, जीवाश्म विज्ञान में। नेक्स्ट है प्रोटोजोन, जिसमें पौधों और जंतुओं दोनों के लक्षण होते हैं और जिसे इनका संयोजक मान सकते हैं। तो भाई देखिएगा, प्रोटोजोन जिसमें पौधों और जंतुओं दोनों का ही लक्षण होता है और जिसे इनका संयोजक मान सकते हैं, इनमें से कौन सा है वो? तो करेक्ट आएगा यूग्लिना। देखो यूग्लिना जो होता है ना साथियों, यूग्लिना देखिए ये प्रोटोजोन होता है जिसमें पौधों और जंतुओं दोनों के लक्षण होते हैं और इनका संयोजक किसको हम मानते हैं? यूग्लिना को मानते हैं। राइट आएगा ऑप्शन नंबर डी। विकास का मुख्य कारण क्या है? तो विकास का मुख्य कारण आपसे पूछा है वो है उत्परिवर्तन। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा, उत्परिवर्तन। किस मनोरोग को पागल की संज्ञा दी जाती है? काफी अच्छा क्वेश्चन है। इनमें से कौन सा वो मन का रोग है या मन की बीमारी है जिसको पागल का संज्ञा दिया जाता है? याद रखिए, साइकोसिस नामक बीमारी को। साइकोसिस को साथियों मनोरोग, एक प्रकार का मनोरोग है और इसको जो है ना पागल का संज्ञा दिया जाता है। याद रखिएगा साइकोसिस को।
देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इटाई इटाई रोग शरीर के किस तत्व की अधिकता से होता है? तो इटाई इटाई रोग जो है ये शरीर में किसकी अधिकता से? आप बोलोगे सर कैडमियम, कैडमियम की अधिकता से होता है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए राइट है, कैडमियम। एंटीजन का मुख्य गुण क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए तो एंटीजन का मुख्य गुण होता है कि ये एंटीबॉडी के निर्माण को प्रेरित करता है। ठीक है, एंटीजन का मुख्य गुण होता है कि ये एंटीबॉडीज के निर्माण को प्रेरित करता है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा रोग है जो कीट बाहित रोग नहीं है? यानी इनमें से कौन सा रोग है जो कीट बाहित रोग नहीं है? देखो काला जर, मलेरिया, प्लेग, ये सभी कीट बाहित रोग है, लेकिन बेरी जो कि विटामिन B1 की कमी से, यानी जिसको हम बोलते हैं थायमिन की कमी से होने वाला रोग है विटामिन बेरी। तो याद रखना ये रोग जो है कीट बाहित रोग नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृत्रिम इंसुलिन के आविष्कारक कौन थे? अब देखिए इंसुलिन की बात की जा रही है साथियों, ये तो प्राकृतिक, देखिए ये तो साथियों हमारे शरीर में निर्मित होता है अग्नाशय ग्रंथि की बीटा सेल्स से, बीटा कोशिकाओं से। ठीक है, जहां लैंगरहैंस द्वीपिकाएं होती हैं। लेकिन यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि कृत्रिम इंसुलिन का आविष्कारक कौन है? तो देखिए इसका उपचार हम मधुमेह के उपचार में करते हैं, डायबिटीज के उपचार में, और इसका आविष्कार किया था बेटिंग एवं बेस्ट ने। याद रखिए बेटिंग एवं बेस्ट ने कृत्रिम इंसुलिन का आविष्कार किया था। ओके, सूर्य की किन किरणों से कैंसर रोग की संभावना प्रबल होती है? सूर्य का वो कौन सा किरण है जिससे कैंसर रोग की संभावना प्रबल होती है? देखिए राइट होगा पराबैंगनी किरणों से। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा, पराबैंगनी किरणों से। अगला, निम्न में से कौन सा मादक द्रव्य नहीं है? भाई इनमें से कौन सा मादक द्रव्य नहीं है, ये पूछा जा रहा है। देखिए मैंड्रेक्स, अफीम, चरस, ये सभी आपका मादक द्रव्य हैं, लेकिन धूम्रपान जो है ये मादक द्रव्य नहीं है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा, याद रखिएगा। टाइफाइड तथा कलारा विशिष्ट उदाहरण है किस प्रकार के रोगों के? तो टाइफाइड और कलारा जो है ना ये जलजन्य रोगों के विशिष्ट उदाहरण है। तो याद रखना जलजन्य रोग। नेक्स्ट है, मानव की उत्पत्ति किस युग में हुई थी? देखिए मानव की जो उत्पत्ति है ये किस युग में हुई थी? तो याद रखिएगा प्लायोसीन युग में। राइट आंसर है साथियों ऑप्शन नंबर सी, प्लायोसीन युग में। क्रोमोसोम बने होते हैं किससे? अब देखिए क्रोमोसोम जो होते हैं गुणसूत्र, ये किससे बने होते हैं? काफी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्रोमोसोम की बात की जा रही है यहाँ, तो क्रोमोसोम बने होते हैं न्यूक्लियो प्रोटीन से। याद रखिए न्यूक्लिक प्रोटीन से बने होते हैं क्रोमोसोम। याद रखना गुणसूत्र की संख्या होती है 46, ये भी आपको याद रखना है। आगे देखिए, जर्म प्लाज्म का सिद्धांत किसने दिया था? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये साथियों। जर्म प्लाज्म का सिद्धांत दिया था बीजमैन ने। राइट है ऑप्शन नंबर डी, बीजमैन। ये नाम याद रखना साथियों, जर्म प्लाज्म का सिद्धांत डार्विन ने नहीं, ल्यूवेनहॉक ने नहीं, इसके अलावा स्प्लेंजानी ने नहीं, बीजमैन ने दिया था। ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर। आगे देखिए, भारत में मिशन इंद्रधनुष अभियान किससे संबंधित है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो भारत में ये जो मिशन इंद्रधनुष अभियान है ये बच्चों के टीकाकरण से संबंधित है, यानी ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर। ऑन्कोलॉजी किससे संबंधित है? तो देखिए ऑन्कोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? आप बोलोगे सर कर्क रोग का, यानी कैंसर का। ठीक है, कैंसर का। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर सी, कर्क रोग। जीन एक रेखीय क्रम में पाए जाते हैं कहाँ पर? जीन जो होते हैं वो एक क्रम या माफ करना एक रेखीय क्रम में पाए जाते हैं कहाँ? तो जीन की बात की जा रही है, जीन कहाँ पाया जाता है? आप बोलोगे सर ये तो क्रोमोसोम यानी गुणसूत्रों पर पाए जाते हैं। बिल्कुल गुणसूत्रों पर ही पाए जाते हैं। किस कवक का प्रयोग जीन प्रकटन तथा नियमन में किया गया था? इनमें से वो कौन सा कवक है जिसका प्रयोग जीन प्रकटन तथा नियमन में किया गया था? तो याद रखिए न्यूस्पोरा का। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, न्यूस्पोरा याद रखिएगा। सर्वप्रथम एक्स किरणों द्वारा उत्परिवर्तन प्रेरण किसने शुरू किया था? तो एक्स किरणों के द्वारा उत्परिवर्तन प्रेरण सबसे पहले किसने शुरू किया था? काफी अच्छा क्वेश्चन है। आप बोलोगे सर मूलर ने। ये नाम याद रखना साथियों, मूलर, जिन्होंने सर्वप्रथम एक्स किरणों के द्वारा उत्परिवर्तन प्रेरण किया था। ठीक है, याद रखेंगे सभी कि सर्वप्रथम एक्स किरणों द्वारा उत्परिवर्तन प्रेरण किसने किया था? तो मूलर ने। वैज्ञानिकों ने किस मास्टर जीन की खोज की है जो अनेक कैंसर के लिए जिम्मेदार हैं? तो भाई वैज्ञानिकों ने किस मास्टर जीन की खोज की जो अनेक कैंसर के लिए जिम्मेदार हैं? याद रखिए करेक्ट आएगा यूटीएक्स याद रखना है, यूटीएक्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा यूटीएक्स। प्रतिबंध एंजाइम की खोज
किसने की थी? तो ध्यान से देखिएगा साथियों, प्रतिबंध एंजाइम की खोज किसने की थी? तो स्मिथ व नाथन्स ने, यानी राइट है ऑप्शन नंबर डी। प्रतिबंध एंजाइम की खोज किसने की थी? आप बोलोगे सर स्मिथ व नाथन्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूक्लियर रिएक्टर में न्यूट्रॉन को किससे अवमंदित किया जाता है? देखिएगा, न्यूक्लियर रिएक्टर में न्यूट्रॉन को किस में अवमंदित किया जाता है? न्यूक्लियर रिएक्टर में, नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉन को किस रूप में अवमंदित किया जाता है? आप बोलोगे मॉडरेटर के रूप में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा। याद रखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से वह कंपनी कौन सी है जिसने ट्रांजिस्टर रेडियो का आविष्कार किया था? बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, याद रखना। क्वेश्चन जब भी पूछे सोनी आंसर करना है साथियों, सोनी, है ना। देखिए, वह कंपनी कौन सी है जिसने ट्रांजिस्टर रेडियो का आविष्कार किया था? तो सोनी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग प्रशीतन में किया जाता है? देखिए, प्रशीतन में किसका प्रयोग किया जाता है? फ्रियॉन का। तो करेक्ट आएगा यहाँ आपका फ्रियॉन। ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। हीलियम गैस को गुब्बारों में क्यों भरा जाता है? देखिए, हीलियम गैस को गुब्बारों में भरा जाता है ना भाई, क्यों भरा जाता है? देखो, यहाँ करेक्ट आएगा क्योंकि वह वायु से हल्की होती है, वायु से हल्की होती है। यूरेनियम अंततः किस तत्व के स्थायी आइसोटोप में बदल दिए जाते हैं? यूरेनियम का बात किया जा रहा है कि यूरेनियम जो होता है ये अंततः किस तत्व के स्थायी आइसोटोप में बदल जाता है? तो करेक्ट होगा साथियों सीसा के। याद रखिए, सीसा के स्थायी आइसोटोप में, यानी लेड के। अगला है, कोयले की किस किस्म में मूल पादप द्रव्य के अभिज्ञेय अवशेष पाए जाते हैं? तो कोयला का, देखिए, कोयला का वह कौन सा किस्म है जिसमें मूल पादप द्रव्य के अभिज्ञेय अवशेष पाए जाते हैं? तो सबसे जो खराब कोयला होता है ना, पीट, याद रखना, सबसे खराब कोयले में यानी पीट। ऑप्शन नंबर सी यहाँ करेक्ट आएगा। परमाणु रिएक्टर में प्रयुक्त ईंधन कौन सा होता है? परमाणु रिएक्टर में किस ईंधन का प्रयोग किया जाता है? सिंपल क्वेश्चन है, आप बोलोगे सर यूरेनियम का प्रयोग करते हैं। पोर्टलैंड सीमेंट का आविष्कार किसने किया था? देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। पोर्टलैंड सीमेंट का आविष्कार आपसे पूछा जा रहा है, जो कि जोसेफ अस्पडीन ने किया था। याद रखेंगे सभी, पोर्टलैंड सीमेंट का आविष्कार किसने किया था? तो जोसेफ अस्पडीन ने। अगला है, भारत की पृथ्वी से पृथ्वी पर मार करने वाली पहली सफलतापूर्वक विकसित देशज मिसाइल कौन सी है? भारत की पृथ्वी से पृथ्वी पर मार करने वाली पहली सफलतापूर्वक विकसित देशज मिसाइल, यानी अपने देश के द्वारा निर्मित मिसाइल कौन सी है? बोलोगे सर पृथ्वी है। ऑप्शन नंबर बी पृथ्वी। निम्नलिखित में से वह धातु कौन सी है जो पानी को अत्यधिक प्रदूषित करती है? देखिए, इनमें से वो कौन सी धातु है जो पानी को अत्यधिक प्रदूषित करती है? याद रखिए, आर्सेनिक। आर्सेनिक जो होता है ये पानी को अत्यधिक प्रदूषित करता है। अगला, यूरेनियम विखंडन की सतत प्रक्रिया को जारी रखने में किस कण की जरूरत होती है? काफी अच्छा क्वेश्चन है। देखिएगा, यूरेनियम विखंडन की सतत प्रक्रिया को जारी रखने में, यूरेनियम विखंडन की सतत प्रक्रिया को जारी रखने में किस कण की जरूरत होती है? आप बोलोगे सर न्यूट्रॉन की। देखिए, करेक्ट आएगा न्यूट्रॉन। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा। ऑटो हन किस आविष्कार के लिए प्रसिद्ध हैं? भाई, ऑटो हन ने किसका आविष्कार किया था? आप बोलोगे सर एटम बम का। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा, एटम बम। निम्न में से कौन सा प्रक्षेपात्र भूमि से वायु में जाने वाला प्रक्षेपात्र है? यानी इनमें से कौन सा प्रक्षेपात्र है जो भूमि से वायु में मार करता है? देखो, राइट आएगा त्रिशूल। साथियों, त्रिशूल को हम ऐसे अब ट्रिकली याद रखना। देखिए, त्रिशूल को हम जमीन से ही फेंकते हैं ना, ये हवा में ऊपर जाता है, तो ये त्रिशूल करेक्ट आएगा। ऑप्शन नंबर ए। रक्त समूह ओ की माता, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रक्त समूह ओ की माता और बच्चा रक्त समूह ओ का है, तो बच्चे का पिता का रक्त समूह क्या हो सकता है? बोला गया है कि माता का ब्लड ग्रुप ओ है, बच्चे का भी ब्लड ग्रुप ओ है, तो उसके पिता का ब्लड ग्रुप क्या हो सकता है? आप बोलोगे सर ओ। ऑप्शन नंबर ए केवल ओ। देखिए, मानव का इनमें से कौन सा लक्षण आनुवांशिकी नहीं हो सकता है? देखिए, मानव का इनमें से कौन सा लक्षण आनुवांशिकी नहीं हो सकता है? साफ साफ दिख रहा है, इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा जो है ये वायरस जनित रोग है ना, तो यही तो आपका आंसर होगा। बाकी इनेमल विहीन दांत, चौड़े नाखून, युक्ता गुलिता, ये सभी जो है आपका आनुवांशिक विकर है। याद रखेंगे सभी। लिंग संलग्न वंशागति के खोजकर्ता
कौन थे? काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो लिंग संलग्न वंशागति के खोजकर्ता कौन थे? साथियों याद रखिएगा मॉर्गन, ऑप्शन नंबर ए। लिंग संलग्न वंशागति के खोजकर्ता कौन थे? तो मॉर्गन। अगला है एंटी सीरम एक सीरम होता है जिसमें उपस्थित होते हैं क्या? देखिए एंटी सीरम जो होता है एक सीरम होता है, इसमें क्या उपस्थित होता है? आप बोलोगे सर एंटीबॉडीज होते हैं। एंटी सीरम एक सीरम होता है जिसमें उपस्थित होते हैं एंटीबॉडीज। भारतीय कवक विज्ञान के प्रवर्तक कौन है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिएगा भारतीय कवक विज्ञान के प्रवर्तक है ईजे बटलर। ये नाम याद रखिएगा, बहुत ज्यादा ये क्वेश्चन पूछा जाता है। भारतीय कवक विज्ञान के प्रवर्तक कौन है? तो ईजे बटलर। जैविक उत्प्रेरक इनमें से कौन सा है? तो जैविक उत्प्रेरक किसको कहते हैं साथियों? जैविक उत्प्रेरक भाई एंजाइम्स को बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा, एंजाइम्स को। ठीक है, ये ग्लूकोज का सूत्र आपको यहाँ लिखा हुआ है, ये अमीनो अम्ल और ये नाइट्रोजन। तो एंजाइम जो होता है ना, याद रखना ये जैविक उत्प्रेरक होता है। साथियों ग्लूकोज का सूत्र आप लोग जरूर याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। C6H12 और O6 होता है, ये ग्लूकोज का सूत्र है ना। आगे देखो चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र आपसे पूछा है, यहाँ नाम लिखा हुआ है, कोई बात नहीं, हम सूत्र भी बता देंगे। देखो चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र होता है CaCO3। ठीक है, यानी कैल्शियम कार्बोनेट इसको हम बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। पादप रोगों का सबसे उत्तरदायी कारक क्या होता है? देखिए पादप रोगों का सबसे उत्तरदायी कारक क्या होता है? याद रखिएगा फफूंदी यानी कवक। कवक है ना, पादप रोगों का सबसे उत्तरदायी कारक क्या होता है? तो फफूंदी याद रखेंगे। दवा बनाने के काम आता है, इनमें से कौन दवा बनाने के काम आता है? तो दवा बनाने के काम आता है बेंजोइक अम्ल, बेंजोइक एसिड। अगला भौतिकी की किस शाखा में अति सूक्ष्म कणों की चाल का अध्ययन किया जाता है? साथियों देखिए भौतिकी की किस शाखा में अति सूक्ष्म कणों की चाल का अध्ययन किया जाता है? तो याद रखिए करेक्ट है क्वांटम मैकेनिक्स में, यानी क्वांटम यांत्रिकी में। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप फिर से पढ़िए कि भौतिकी की किस शाखा में अति सूक्ष्म कणों की चाल का अध्ययन किया जाता है? आप बोलोगे सर क्वांटम मैकेनिक्स यानी क्वांटम यांत्रिकी में। आगे देखिए जेलीफिश के नाम से किसको जाना जाता है? देखिएगा जेलीफिश के नाम से किसको जाना जाता है? तो साथियों याद रखना अरीलिया को। अरीलिया को जेलीफिश के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन नंबर सी। अगला है कौन से यौगिक एल्केन समूह में आते हैं? इनमें से कौन सा यौगिक है जो कि भाई एल्केन समूह में आता है? तो ऑप्शन नंबर ए में आपको C3H8 दिख रहा है, यही आपका आंसर होगा। इससे सरल ऑप्शन तो आपको दे ही नहीं सकता है। आगे देखिए नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल है जो सिरके में उपस्थित होता है? तो सिरका यानी वेनिगर। वेनिगर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? आप बोलोगे सर एसिटिक अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, एसिटिक अम्ल। मनुष्य के वातावरण को सुधारने से नस्ल सुधारना क्या कहलाता है? देखिए मनुष्य के वातावरण को सुधारने से नस्ल सुधारना जो है वो यूथेनिक्स कहलाता है, यूजेनिक्स नहीं, यूथेनिक्स। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। सबसे अधिक तीव्रता की ध्वनि उत्पन्न करता है कौन? तो सबसे अधिक तीव्रता की जो ध्वनि है इनमें से कौन उत्पन्न करता है? तो देखिएगा करेक्ट आएगा बाघ, है ना, बाघ। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा, टाइगर। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या होता है? तो विटामिन ई का रासायनिक नाम आप सभी को पता है, टोकोफेरल होता है। रेटिनॉल विटामिन ए का रासायनिक नाम है। राइबोफ्लोविन विटामिन B2 का रासायनिक नाम है। पायरिडॉक्सिन विटामिन B6 का रासायनिक नाम है और टोकोफेरल विटामिन ई का रासायनिक नाम है। आगे देखिए रोटी सबसे अच्छा स्रोत है किसका? तो रोटी जब हम खाते हैं तो उससे हमें क्या प्राप्त होता है? आप बोलोगे सर कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा, कार्बोहाइड्रेट याद रखेंगे। साथियों आज की इस वीडियो में मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट नए पैटर्न में क्वेश्चंस आपके लिए लिया था जो कि डायरेक्ट आपको देखने को मिलेगा। ये जो भी क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा सारे एनसीईआरटी के कराऊंगा, मिक्स क्वेश्चंस, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस कराने की कोशिश रहेगी हर एक क्लास में। डेली 2 आपको साइंस की क्लासेस मिलेगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन के। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको ये क्वेश्चंस कैसे लगे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।